दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है और ध्वनि का संचरण कैसे होता है। ध्वनि का संचरण और ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की उत्पत्ति तभी होगी जब किसी वस्तु में कंपन होगा। जब तक कंपन नहीं होगा तब तक वहां से कोई भी साउंड पैदा नहीं होगा। ओके, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए ये आपका डिब्बा है और हम चाहते हैं कि इस डिब्बे से आवाज निकले, साउंड निकले, तो इस डिब्बे को हमें कंपन करना पड़ेगा। जब तक हम इस डिब्बे में जब तक हम लोग इस डिब्बे में कंपन पैदा नहीं करेंगे तब तक इस डिब्बे से कोई आवाज नहीं निकलेगी, कोई ध्वनि पैदा नहीं होगा। तो ध्वनि को पैदा करने के लिए इस डिब्बे में कंपन का होना बहुत जरूरी है। और कंपन, किसी भी वस्तु में कंपन को पैदा करने के लिए बाहर से उस वस्तु पर ऊर्जा खर्च की जाती है। जैसे हम चाहते हैं कि इस मार्कर से हम इस डिब्बे में ऊर्जा डालें, तो हम ठोक रहे हैं। अब जब हमने इस डिब्बे में बाहर से ऊर्जा खर्च किया तो अब इस डिब्बे में कंपन का होना शुरू हो गया, यानी कि यह डिब्बा कंपन करना शुरू कर दिया। जब कंपन करना शुरू कर दिया तो इस डिब्बे से हमें आवाज सुनाई देगी। इस डिब्बे से हमें आवाज सुनाई दे रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। ठीक, तो ये हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक किसी वस्तु में कोई कंपन पैदा नहीं होगा, जब तक किसी वस्तु में कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, तब तक उस वस्तु से कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तो ध्वनि को उत्पन्न होने के लिए, ध्वनि पैदा करने के लिए किसी भी वस्तु में कंपन का होना बहुत जरूरी है। अगर कंपन होगा तभी वहां से साउंड पैदा होगा। जब तक कंपन नहीं होगा तब तक वहां से कोई साउंड, कोई ध्वनि पैदा नहीं होगा। तो ध्वनि पैदा कहां से होता है? कंपन की वजह से होता है। कंपन कहां करेंगे? किसी भी वस्तु में। अगर हम ये चाहें कि हमें इस व्हाइट बोर्ड से ध्वनि पैदा हो जाए, इस व्हाइट बोर्ड से हमें ध्वनि मिले, तो हमें इस व्हाइट बोर्ड में कंपन कराना पड़ेगा। जब तक इस व्हाइट बोर्ड में कंपन नहीं होगा तब तक इस व्हाइट बोर्ड से हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक, अच्छा, तो अगर किसी वस्तु में कंपन पैदा करना है, किसी वस्तु को कंपित करना है, तो उस वस्तु पर बाहर से ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। जब तक हम इस व्हाइट बोर्ड को धक्का नहीं मारेंगे, चोट नहीं मारेंगे, इस पर कोई बल अप्लाई नहीं करेंगे, इस पर हम कोई धक्का नहीं मारेंगे, तब तक इस व्हाइट बोर्ड में कंपन नहीं होगा। और जब कंपन नहीं होगा तो इस व्हाइट बोर्ड से कोई ध्वनि उत्पत्ति नहीं होगी, कोई ध्वनि यहां से नहीं निकलेगा। तो अब ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर किसी वस्तु से हमें ध्वनि प्राप्त करना है तो उस वस्तु में कंपन कराना बहुत ही आवश्यक है। जब तक उस वस्तु में कोई कंपन नहीं होगा, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, तब तक उस वस्तु से कोई ध्वनि पैदा नहीं होगा। ठीक, तो ध्वनि की उत्पत्ति जो है कंपन की वजह से होती है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर एक शब्द और है, यहाँ पर दिया गया है संचरण। देखिए, संचरण का मतलब होता है चलना, गमन करना। मतलब क्या हुआ कि ध्वनि का, साउंड का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही ध्वनि का संचरण कहलाता है। ध्वनि का, साउंड का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही ध्वनि का संचरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो अगर ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वहां पर माध्यम का होना बहुत जरूरी है। जब तक माध्यम नहीं होगा तब तक वहां पर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं पाएगा। और माध्यम में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस, मतलब कुछ भी, कोई न कोई माध्यम वहां पर होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। बगैर माध्यम का, बिना माध्यम का कोई भी साउंड,
कोई भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। ओके, आइए हमने इसी बात को यहां पर लिखा है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ठोस माध्यम में ध्वनि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ध्वनि माध्यम में ठोस माध्यम में साउंड ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, इसे हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से देखेंगे। मान लीजिए यह एक लोहे की रॉड है। हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी स्टेशन पर जाते हैं तो अगर कोई ट्रेन स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर है तो यदि हम अपने कान को उस रेल की पटरी के पास लेके जाएं जिस पटरी से होकर के ट्रेन आ रही है तो हमें उस ट्रेन की आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन की जो आवाज है, उस ट्रेन की जो ध्वनि है, वह उस लोहे के ठोस माध्यम से होकर के हमारे कान तक आ रही है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें ध्वनि सुनाई दे रही है। अगर वह रेल की पटरी ना होती, अगर वहां पर वायु ना होता तो हमें ट्रेन की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। लेकिन वहां पर माध्यम है। माध्यम क्या है? वहां पर जो है हमारे और ट्रेन के बीच में वायु का माध्यम है। हमारे और ट्रेन के बीच में उस रेल की पटरी जो लोहे की बनी है, ठोस माध्यम है, जिसकी वजह से ध्वनि जो है लोहे से और वायु से, हवा से होते हुए हमारे कान तक आ रही है। ठीक, तो आज हम लोग इसी बात को यहां पर समझेंगे कि साउंड जो है किसी भी माध्यम में, चाहे वह माध्यम ठोस हो, चाहे वह माध्यम द्रव हो, चाहे वह माध्यम गैस हो, चाहे वह माध्यम वायु हो, कुछ भी माध्यम हो, कैसे उस माध्यम से होकर के हमारे कान तक आती है देखा जाए। यहां पर हम मान लेते हैं कि एक लोहे की रॉड है, छड़ है। हम लोग जानते हैं कि लोहा जो है यह ठोस पदार्थ होता है और ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वे बिल्कुल आपस में पास पास में होते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी ठोस पदार्थ के मॉलिक्यूल्स, उसके कण बिल्कुल आपस में पास पास में होते हैं। होता क्या है, हमने आपको बताया, हम चाहते हैं कि इस लोहे की रॉड पर हम चोट मारें, अर्थात हम ये चाहते हैं कि लोहे की रॉड में कंपन पैदा हो, वाइब्रेशन पैदा हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी वस्तु में कंपन पैदा करने के लिए बाहर से उस वस्तु पर चोट मारते हैं, बल डालते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है ना, तो जब बल लगाएंगे, जब चोट मारेंगे तो उस वस्तु में कंपन होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही कंपन का होना शुरू हो जाएगा हमें वहां से कंपन की वजह से ध्वनि सुनाई देगी। आइए देखा जाए, बहुत ही आराम से हम लोग इसे समझेंगे। ये लोहे की छड़ है, रॉड है, ओके, और इस लोहे की छड़ के बगल में एक आदमी है जो अपना कान लगा करके ये चाह रहा है कि हमें यहां से आवाज सुनाई दे। हम यहां से जो है लोहे की दूसरी छोर से हमने इस लोहे की रॉड पर हथौड़े से हम इस पर चोट मार रहे हैं। हम इस लोहे की रॉड पर जो है यहां से हथौड़े से चोट मार रहे हैं। जब हम चोट मारेंगे तो इस रॉड में, इस रॉड के मॉलिक्यूल्स में, इस रॉड के कण में कंपन होना शुरू हो जाएगा और जब कंपन होना शुरू हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि अगर कंपन होगा तो हमें ध्वनि सुनाई देगी। आइए वास्तव में कैसे इस लोहे की जो आवाज है, जब हमने इस पर चोट मारा तो इसकी जो ध्वनि है कैसे स्थान ए से स्थान बी तक आता है। ठीक है, आइए हम लोग इसे बहुत ही प्यार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम हथौड़े से इस पर चोट मारेंगे तो इस रॉड में कंपन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है, क्योंकि जब हमने इसको चोट मारा तो अर्थात हमने क्या किया कि इसमें हमने ऊर्जा डाल दिया। हम लोग जानते हैं कि चोट मारने में हमारे द्वारा ऊर्जा खर्च किया जाएगा और वही ऊर्जा इस रॉड में चला गया ध्वनि के रूप में। यदि भाई कंपन करेगा तो जब कंपन करेगा तो कंपन की वजह से इस रॉड से ध्वनि उत्पन्न होगा और वही ध्वनि इस व्यक्ति को सुनाई देगा। आइए कैसे ये होता है, तो जब इस रॉड में कंपन का होना शुरू हो जाएगा
तो इस राड का जो ये कण है, पहला वाला कण है, ये अपने स्थान पर दाएं बाएं कंपन करना शुरू कर देगा। ओके, देखिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये कण है और ये कण है। जब हम इस राड पर हथौड़े से चोट मारेंगे तो इसका ये जो कण है पहला वाला, ये उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा। कंपन की वजह से यह ऊर्जा पा लेगा और इस ऊर्जा के माध्यम से अब यह कण दाएं बाएं कंपन करना शुरू कर देगा। देखिए ये कण एक बार आगे जाएगा, इस कण को धक्का मारेगा, धक्का मारने के बाद फिर यह कण पीछे आएगा अपने मेन स्थान पर, फिर वहां से पीछे आएगा, आने के बाद फिर यह आगे जाएगा, आगे जाने के बाद अपने मेन स्थान पर, अपने प्रारंभिक स्थान पर जाकर के रुक जाएगा। जब यह कण इसको धक्का मारा तो अब इसकी ऊर्जा इस कण को ट्रांसफर हो गई, चली गई। तो जब यह कण, अर्थात ये जब यह कण ऊर्जा इससे पा गया तो यह कण भी अपने स्थान पर कंपन करना शुरू कर देगा। ओके, तो जब ये कंपन करेगा तो जब कंपन करते हुए जब यह कण आगे जाएगा तो यह कण अपने पड़ोसी कण को धक्का मारेगा और धक्का मारने की वजह से यह कण अपनी ऊर्जा इस अपने पड़ोसी कण को दे देगा और देने के बाद फिर यह कण, ठीक है, पीछे आने के बाद फिर इसके बाद आगे जाएगा, आगे आने के बाद फिर अपने स्थान पर आकर के रुक जाएगा। यह प्रोसेस लगातार प्रत्येक कण में चलता रहता है, ठीक है ना। यह पड़ोसी अपने पड़ोसी कण को धक्का मारेगा कंपन करते हुए, धक्का मारने के बाद यह अपनी ऊर्जा इस कण को दे देगा, देने के बाद यह कण आकर के अपने स्थान पर रुक जाएगा। ये ऐसे चलता रहता है, प्रत्येक कण अपने पड़ोसी कण को ऊर्जा देते, अर्थात ध्वनि रूपी ऊर्जा को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और अंत में यह ध्वनि ए से बी तक पहुंच जाता है और जब बी पर पहुंच जाता है तो यही लास्ट वाला कण जो है हमारे कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न कर देगा, इस मनुष्य के कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न कर देगा। और हम लोग जानते हैं कि कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होता है और उस कंपन की सूचना इस माइंड में स्थापित तंत्रिका तंत्र के माध्यम से माइंड में जाता है और वही माइंड इस कंपन को ध्वनि के रूप में अनुभव करता है। यानी कि जो ध्वनि रूपी ऊर्जा है वह प्रत्येक कण से होते हुए जो है इस आदमी के पास चला जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ रहे हैं, केवल अपने स्थान पर कंपन करते हुए अपनी ध्वनि रूपी ऊर्जा को अपने पड़ोसी कण को ऊर्जा देते हुए चले जाते हैं, लेकिन माध्यम के कण अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। कहने का मतलब होगा कि माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं और कंपन करते हुए अपने पड़ोसी कणों को ऊर्जा देते चले जाते हैं और लास्ट में यहां से उत्पन्न ध्वनि इस व्यक्ति को यहां तक पहुंचने के बाद सुनाई देने लगती है। मेरी बात आई समझ में? अच्छा, ध्यान देंगे यहां पर ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वह बिल्कुल आपस में पास में होते हैं। ये हल्का सा कंपन करेंगे, ठोस के कण अगर हल्का सा कंपन करेंगे तो ये अपने पड़ोसी कण को धक्का मार देंगे, ठीक है ना। फिर अगला पड़ोसी कण अपने अगले पड़ोसी कण को धक्का मार देगा। यानी कहने का मतलब होगा कि इसमें एक दूसरे पर, एक कण जब दूसरे कण पर धक्का मारता है तो धक्का मारने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात यहाँ पर ध्वनि की चाल बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ठोस माध्यम के कण बिल्कुल पास में होते हैं तो उनको एक दूसरे पर धक्का मारने में बहुत ही कम समय लगता है। चूंकि वो पास में होते हैं, जब पास में होते हैं तो वे आराम से हल्का से धक्का मार देंगे तो वह अपनी ध्वनि रूपी ऊर्जा एक दूसरे पड़ोसी वाले कण को देते चले जाएंगे, जिसकी वजह से ठोस पदार्थ में, ठोस माध्यम में, ठीक है,
ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर हमारा ठोस पदार्थ लोहा है तो लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5950 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ठोस माध्यम के कण आपस में पास पास में होते हैं तो उन्हें एक दूसरे को ऊर्जा देने में, ध्वनि ऊर्जा देने में बहुत कम समय लगता है, जिसकी वजह से ध्वनि बहुत तेज दूसरे आदमी के पास पहुंच जाती है। मेरी बात आई समझ में? अच्छा, अब यही बात हम लोग यहां देखेंगे द्रव में। द्रव में क्या होता है? द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब मान लेते हैं कि यह आदमी यहां से कुछ इस आदमी को गाली दे रहा है, कुछ कह रहा है, तो जब यह बोलेगा इसके बोलने की वजह से यह कण अपने स्थान पर कंपन करना शुरू कर देगा। देखिए, यह कण एक बार आगे जाएगा, आगे जाने के बाद इस कण को धक्का मारेगा और धक्का मारने के बाद अब यह अपनी ऊर्जा इस कण को दे दिया। जब यह कण इस कण को, अपने पड़ोसी कण को ऊर्जा दे दिया तो अब इस कण की ऊर्जा 0 हो गई। जब ऊर्जा 0 हो गई तो यह कण फिर वापस आने के बाद अपने स्थान पर रुक जाता है। अच्छा, अब जब यह ऊर्जा इस कण से पा गया, यह कण जब ऊर्जा इस कण से पा गया तो यह कण भी अपने स्थान पर कंपन करना शुरू कर देगा और कंपन करने के बाद यह कण अपने पड़ोसी कण को धक्का मार देगा और धक्का मारने में यह कण अपनी ध्वनि रूपी ऊर्जा को इस कण को दे देगा और देने के बाद फिर यह कण वापस आने के बाद अपने स्थान पर रुक जाएगा। ये प्रोसेस यहां भी चलता है और लास्ट में ये कंपन करते करते यह आवाज, इसकी गाली इस मनुष्य को सुनाई देने लगती है। लेकिन यहां पर ध्वनि की चाल थोड़ा सा कम होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको धक्का मारने में थोड़ा सा अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है और अधिक दूरी तय करने में अधिक समय लगेगा। जबकि ठोस माध्यम में क्या था, इस और इस कण में प्रत्येक कणों के बीच की दूरी कम होती है, तो जब दूरी कम होती है तो उस दूरी को तय करने में कम समय लगता है और कम समय लगने की वजह से ठीक ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो ज्यादा होती है और यहाँ पर एक दूसरे कण के बीच की दूरी थोड़ा सा ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो ध्वनि ऊर्जा को एक कण से दूसरे कण में जाने में काफी समय लग जाता है और जब काफी समय लग जाता है इसलिए जो है द्रव माध्यम में ध्वनि की चाल थोड़ा सा ठोस माध्यम की अपेक्षा कम होती है। तो जल में, ये जल आपका है, ये क्या है? पानी है। तो पानी में जो है, पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि ठोस माध्यम में लोहे में ध्वनि की चाल 5950 मीटर प्रति सेकंड होता है। मेरी बात आई समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब हम लोग जो है चलेंगे कि वायु में, ठीक है ना, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, इसको हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग यहां पर एक यंत्र का प्रयोग करेंगे और उस यंत्र का नाम है स्वरित द्विभुज। ये क्या है? ये है स्वरित द्विभुज। होता क्या है, हम चाहते हैं कि स्वरित द्विभुज में कंपन पैदा हो जाए और कंपन पैदा करने के लिए हम लोग बाहर से ऊर्जा लगाएंगे। मान लीजिए कि यह मेरे पास स्वरित द्विभुज है, हमने क्या किया, इसको ठोक दिया इसे। अब देखिए, ये स्वरित द्विभुज का ये दोनों क्या हैं, भुजा हैं, ये आपस में कंपन कर रहे हैं और इनके कंपन की वजह से यहां से ध्वनि पैदा होगी और वही ध्वनि जो है ना हवा में आगे जाएगा और फिर वही हमें लास्ट में सुनाई देगा। मान लेते हैं यहाँ पर
कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति जो है ये अपना काम इधर किया है ताकि उसको आवाज सुनाई दे। ये व्यक्ति है, देखिए, ठीक है। चलिए भैया, अच्छा, होता क्या है, जब स्वरित की दोनों भुजाएं फैलती हैं, दूर दूर जा रही हैं, तो उस समय उस स्वरित द्विभुज के बगल में जो वायु के कण है आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो वहां पर वायु का घनत्व तथा दाब ज्यादा हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका घनत्व तथा दाब अधिक होगा, ठीक है ना। यहां पर तो जहां पर माध्यम के कण, जहां पर वायु के कण पास पास में होते हैं उसे कहते हैं संपीड़न। जिस क्षेत्र में या जिस जगह, ठीक है, वायु के कण बिल्कुल पास पास आ जाते हैं वहां पर उसे संपीड़न कहते हैं। संपीड़न में ठीक है ना, संपीड़न के स्थान पर घनत्व तथा दाब, वायु का घनत्व तथा दाब अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर संपीड़न के केस में वायु के कण जो है वे बिल्कुल आपस में पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर दाब और घनत्व ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अब देखिए इस बार अब जो है इस बार स्वरित द्विभुज का दोनों भुजाएं आपस में पास पास में आ रही हैं। ऐसे तो जब पास पास में आएंगी तो अब यहाँ का स्थान बढ़ जाएगा। जब स्थान बढ़ जाएगा तो यहाँ पर वायु के कण थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे। तो जहां पर वायु के कण दूर दूर हो जाते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है विरलन। जहां पर वायु के कण या गैस के कण दूर दूर हो जाते हैं उसे कहा जाता है विरलन। और विरलन के स्थान पर अर्थात विरलन में घनत्व तथा दाब कम होता है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर घनत्व तथा दाब कम होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जब स्वरित द्विभुज का दोनों भुजाएं फिर आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो दूर जाने में जो इसके बगल में हवा के कण होंगे वे आपस में पास पास आ जाएंगे। और जब पास पास आ जाएंगे तो वहां पर संपीड़न बनेगा। अर्थात देखिए अब ये विरलन इस संपीड़न को धक्का देगा, ये संपीड़न इस विरलन को धक्का देगा, यानी कि एक दूसरे पर धक्का देने की वजह से यहां पर संपीड़न विरलन। देखिए ये आपका क्या है, संपीड़न, ये आपका क्या है, विरलन, ये आपका क्या है, संपीड़न, ये आपका क्या है, विरलन। यानी कि मेरा कहने का मतलब हुआ कि हवा में जो ध्वनि जाती है वह संपीड़न और विरलन के रूप में आगे जाती है। एकांतर क्रम में संपीड़न विरलन, मतलब संपीड़न विरलन, ऐसे एकांतर क्रम में संपीड़न विरलन या विरलन संपीड़न ऐसे होते हुए ध्वनि हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। लेकिन इस हवा के कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं और कंपन करते हुए वे हवा के कण अपने पड़ोसी कण को धक्का मार करके ऊर्जा दे देते हैं। और ऐसे ही प्रति जगह चलता है जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा है। मतलब माध्यम के कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं और कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा अपने पड़ोसी कणों को देते चले जाते हैं, लेकिन वे माध्यम के कण ऊर्जा देने के बाद फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और ये प्रोसेस तब तक लगातार चलता रहता है जब तक यह आवाज यह मनुष्य सुन न ले। जब यह मनुष्य इसकी आवाज को सुन लेगा
तो यह प्रोसेस फिर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यह लगातार आवाज करता है तो यह मनुष्य इसकी लगातार आवाज को संपीड़न और विलयन के रूप में लगातार सुनेगा। तो यही जो है वायु में ध्वनि की चाल है। ठीक है। अच्छा, वायु में जो वायु माध्यम के जो कण होते हैं वे काफी दूर दूर होते हैं। देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर। अब देखिए, अब इस कण को यहां तक जाने में काफी लंबा समय, मतलब कंपन करते हुए यहां तक जाने में काफी लंबा समय लगेगा। ठीक है ना। यह कण जब इस कण को धक्का मारेगा तो यह कण इस कण के पास जाने में इस कण के पास जाने में काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। और जब काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी तो वहां पर लंबा समय, अधिक समय लगेगा, जिसकी वजह से वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 346, मतलब हवा में या वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर हम बात करें ठोस, द्रव, गैस में, तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल ज्यादा, उससे कम ध्वनि की चाल द्रव में, और उससे कम ध्वनि की चाल गैस में होती है। इसका रीजन क्या है? ठोस माध्यम के कण बिल्कुल पास पास होते हैं और उस ठोस माध्यम के एक कण को दूसरे कण को ऊर्जा देने में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। द्रव माध्यम में एक कण को ऊर्जा देने में थोड़ा लंबा समय लगता है। क्यों? क्योंकि दोनों कणों, द्रव माध्यम में किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी थोड़ा सा ज्यादा होती है ठोस माध्यम की अपेक्षा। इसलिए ठोस द्रव माध्यम में एक कण को अपनी ऊर्जा देने में, एक कण को अपने पड़ोसी वाले कण को ऊर्जा देने में थोड़ा सा अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर लंबा समय, अधिक समय लगता है, और जिसके कारण द्रव माध्यम में जो ध्वनि की चाल है वह ठोस माध्यम की अपेक्षा थोड़ा सा कम होती है। बात करें हम वायु माध्यम की, तो वायु के माध्यम के जो कण होते हैं वे बहुत दूर दूर होते हैं, और दूर होने की वजह से एक कण जब दूसरे कण को ऊर्जा देना चाहता है तो यह कण, तो दो कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण यह कण इस कण के पास जाने में काफी समय लेता है, जिसकी वजह से यहां से तक जाने में उसे अधिक से अधिक समय लगता है, जिसके कारण वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम हो रही है, 346 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।